राधे राधे जपा करो, कृष्ण राम रस पिया करो। तुमने सुना भाई ये वाला गाना? राधे राधे जपा करो, कृष्ण राम रस पिया करो, राधे राधे बरसाने वाली राधे। चलिए भाई, जय हिंद, नमस्कार सभी को, राम राम। कैसे हैं आप सभी? आशा और उम्मीद करता हूं आप सभी शानदार हो, जबरदस्त हो, बेहतरीन हो। आ जाइए मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में, बेहतरीन सी, शानदार सी, जबरदस्त सी क्लास में। सर आ गए आप? जी हाँ बिल्कुल, हम आपके सामने आ चुके हैं एकदम। थोड़ी देर लगी तो क्या हुआ, हमारा दीदार। बात करेंगे आपको भाई। मैं नू कह रहा, ये वाला सुना है तुमने? नू कह रहा आपसे पढ़ने में बहुत मजा आता है सर, लव यू सर, लव यू मेरे भाई। बड़े खुश लग रहे हो। अब बताओ यार, तुम्हारे होते हुए हम खुश ना हो तो फिर कैसी बात हुई है? तुम्हारे होते हुए। सर एमसीक्यू कब करवाओगे? जब जैसे ये टॉपिक पूरा हो जाएगा, ये मान लो आज हो जाएगा, कल आर्टिकल 32 करेंगे, कल ही कर लेंगे कुछ एमसीक्यूज तो। कुछ एमसीक्यूज तो कल ही कर लेंगे, कुछ परसों कर लेंगे। एक काम करेंगे, कुल कल कुछ करेंगे, फिर डीपीएसपी और वो हो जाएगा ना हमारा, ये फंडामेंटल ड्यूटीज, पर्सनल क्लास, तो उसके बाद फिर एमसीक्यूज और करेंगे। चुरा लो भाई, चुरा लो। चलिए शुरू किया जाए भाई कहानी को, बिल्कुल। लेट्स सी, क्या आज हमें पढ़ना है? आज हमारा टॉपिक अगेन फंडामेंटल राइट्स। भाई साहब कई दिन से चल रहा है ना फंडामेंटल राइट्स। अरे टॉपिक ही बड़ा है भाई, यहीं से सबसे ज्यादा देखो, एक पार्लियामेंट और एक ये फंडामेंटल राइट्स। एक पार्लियामेंट और एक ये फंडामेंटल राइट्स, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। डीपीएसपी से भी आते हैं, फंडामेंटल राइट्स से भी आते हैं, और पार्लियामेंट से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। बाकी सब तो फिर और सब ठीक ही है। सर तो हमेशा खुशी होते हैं। अरे भाई सब हम खुश ही हैं, क्या ही फर्क पड़ता है क्या रखा है ना? भाई देखो, अगर कोई प्रॉब्लम है और तुम्हारे पास उसका सॉल्यूशन है तो फिर दिक्कत किस बात की? खुश रहिए। और कोई प्रॉब्लम ऐसी है जिसका सॉल्यूशन तुम्हारे पास नहीं है तो तुम दुखी होके कर क्या लोगे? तो इस वजह से खुश रहिए, है ना? सर मैं रिकॉर्डेड क्लास ले रहा था, आज पहली बार लाइव आया हूँ। कोई बात नहीं भैया, आपका भी स्वागत है। कहानी को आगे बढ़ाया जाए, कुछ बेहतरीन और शानदार पढ़ाया जाए। आज आपको चलिए जेल लेके चलें, लॉकअप में ले चलें, रिमांड पे ले चलें, आज आपको लेके चलेंगे। उससे पहले डालिए हेडिंग आर्टिकल नंबर 21। आर्टिकल नंबर 21, इसको बोलते हैं राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। क्या बोलते हैं? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ यानी कि जीने का अधिकार। राइट टू लाइफ यानी कि जीने का अधिकार। एंड का मतलब क्या होता है? एवं। पर्सनल मतलब व्यक्तिगत, और लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता। तो जीने का अधिकार एवं पर्सनल लिबर्टी यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अब इसके अंदर क्या क्या आता है? मैं अगर आसान भाषा में कहना चाहूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं, जो जो चीजें आर्टिकल 19 में नहीं आती, जो जो चीजें आर्टिकल 19 में नहीं आती, वो सारी की सारी चीजें आर्टिकल 21 में आती हैं। सर मैंने रिक्शे वाले आदमी पे आईफोन देखा था भैया। आईफोन और रिक्शे वाले सब, मतलब हर किसी के पास है इस समय पे। कोई ऐसा नहीं है कि ये आईफोन नहीं ले सकते, ये ले सकता है। पता नहीं क्या भूत सवार है। मतलब मुझे नहीं लगता कि, पता नहीं लोग क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हैं। उतने पैसे में दूसरी चीजें स्टेबल की जा सकती हैं, समझ रहे हो? मान लीजिए, ऐसा नहीं यार वो ले नहीं सकता, उसके शौक नहीं हो सकते, उसके शौक हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? लेकिन हमें बस ये देख लेना चाहिए इस समय पे हमारे लिए क्या जरूरी है। हम जैसे तैसे करके इतनी मेहनत से वो सारा पैसा कमाए, और पैसा कमा करके फिर उसका आईफोन ले लें, क्या मतलब है उस चीज का? उससे बेहतर है कि उस पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट करो, और वहां से जो रिटर्न्स आए, उन रिटर्न्स से अपने आप को बेहतर बनाओ। जिस दिन थोड़ी सी और चीजें बेहतर हो जाए तब जाके आप आईफोन। खैर ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, इसको सबकी अपनी अपनी विचारधारा हो सकती है, अपने अपने विचार हो सकते हैं, और सब अपने हिसाब से मेहनत कर रहे हैं और अपनी चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। बट ये जो होड़ है ना, दिखावा है, इस दिखावे के चक्कर में सबसे ज्यादा आदमी लुटता है। याद रखिए, जो मिडिल क्लास आदमी है ना, सबसे ज्यादा कर्जा भी उसी के ऊपर है ना? हर चीज ईएमआई पर चलती है। फोन ले लो, कपड़े मतलब यहां तक कि शॉपिंग अगर ज्यादा कर ली क्रेडिट कार्ड से, फिर उसकी ईएमआई बनवा लेंगे, ठीक है? मतलब कुछ भी खरीदेंगे क्रेडिट कार्ड से, फिर मंथ एंड में जब बिल बनेगा फिर उसकी ईएमआई बनवा लेंगे। हर चीज ईएमआई पे, क्योंकि दिखावे का शौक है, दिखावा करना है। अबे भाई दिखावा क्यों करना है? जिस दिन हो जाए हमें उस दिन करना है। दिखावे के चक्कर में क्या रखा है? बिल्कुल भाई, ठीक है। खैर ये सारी चीजें,
अरे सबके पास है। तो आज राइट टू लाइफ हम इधर बात करते हैं, इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा। पैसे की बर्बादी है, और ये अपने आप को बर्बाद करने वाली बातें हैं कि हम ये आईफोन ले लें, ये कर दें, दिखा। तो एक बात बताओ, क्यों लेना चाहता है वो व्यक्ति, है ना? ना तो उसको उसका कुछ यूज है, बस उसने उसमें भी गाने सुनने हैं, उसमें भी रील्स देखनी है ना? आईफोन में भी गाने सुनने हैं, उसमें भी रील्स देखनी है, क्या उसका वो सिक्योरिटी वाला सीन हो जाए, कुछ है? बेकार की बातें हैं, बस कि हाँ दिखाना है ऐसे पकड़ करके। आजकल ज्यादा दिखावा दिखावा तो पूरा है भाई। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है। कैसे है कहानी? कहानी इस प्रकार से है कि राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार। अब जीने के अधिकार में क्या कहेगा, कब जियोगे तुम? कब जियोगे? जब खाना खाओगे। तो राइट टू फूड किस में आएगा? इसमें। सिर्फ खाना खाओगे या पानी भी पियोगे? तो राइट टू ड्रिंक किस में आएगा? इसमें। और जिसको जो पीना है फिर वो उसकी बात आएगी, है ना? कुछ तो करूंगा सर, हम पानी नहीं, हम तो समझ गए ना? बहुत तेज हो रहे हो। सर फोटो अच्छी नहीं आती है बेटा, फोटो भेजनी किसको है तुझे, ये बता दे, है ना? देख, अगर नौकरी वोकरी लग गई तो तू खुद ही सारी चीजें अफोर्ड करेगा, और नहीं लगी तो कितने भी फोटो भेज लियो, कितने भी अच्छे करके एडिट कर करके भेज लियो, फिर कुछ नहीं होने वाला। तो बात यह है कि खाने का अधिकार, पीने का अधिकार, नहाने का अधिकार, नहा करके स्वस्थ रहोगे, नहाने का अधिकार, सोने का अधिकार है ना? नींद लोगे, राइट टू स्लीप है। आपकी नींद को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, आपको फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के तहत। आप नींद खराब नहीं कर सकते। आप देखो ना, ये रात को महफिल का आखिरी गाना किस टाइम बज जाता है? रात को 10 बजे। गाँव में तो खैर डीजे चलता रहता है, 2 भी बज जाते हैं, रात को 3 भी बज जाते हैं, लेकिन शहर के अंदर कोई भी शादी हो रही होती है, 9 बज के 56 मिनट 55 मिनट पे क्या होता है, आज की महफिल, आज की इस हसीन शाम का आखिरी गाना आपके सामने प्रस्तुत है। होता है ऐसा, नहीं होता है? होता है। शहरों में 10 बजे के बाद डीजे अलाउड नहीं है, क्योंकि डीजे बजाओगे बगल वाले की नींद खराब होगी। और अगर आपके यहाँ ऐसा हो रहा है, आप पुलिस को फोन कर सकते हो, जी उनका बंद कर रहा है कि मेरे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है। सीधा पुलिस आएगी, बंद करवा करके जाएगी, ये आपका मौलिक अधिकार है। अच्छा, डीजे से याद आया, शादी से याद आया। शादियों के, और फ्री का खाना खाया तुमने शादियों के सीजन में? फ्री की शादियों में नहीं गए? फिर तुमने क्या ही किया जीवन में, है ना भाई? फ्री की शादियों में खाना नहीं खा, मतलब फ्री का खाना नहीं खाया शादियों में, है? भंडारा तो सबके लिए, ऑलरेडी भंडारा तो सबके लिए होता है, ऐसी जगह जहां अलाउड नहीं हो जाते हो। अच्छा, सच से बताओ, कमेंट बॉक्स में कौन कौन ऐसा बालक है? देखो, एक काम करेंगे, 10 मिनट एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, तुम पहले ही बताओगे फ्री का खाना किस किस ने खाया है। तो मैं से फ्री का खाना किस किस ने खाया है? खाया ही होगा बहुत सारे बालकों ने। बस कॉन्फिडेंस, किसी भी काम को करने के लिए कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। अभी भी खा रहा हूँ भाई, खा लेना चाहिए फ्री का खाना, पता है? वो अच्छा बताओ, शादी में लोग क्यों खाना खिला रहे हैं? सबके लिए भला हो जाए। हमने भी खाया था। पहले तो हमारा यार ऐसा हो गया था, जब वो बाहर रहते थे ना लड़कों के साथ में, तो पहली पहली बार जब बाहर आए तो ठीक है, वो सब तो चलता था। लेकिन कहीं जाने में ऐसा लगता था कि अगर किसी ने पकड़ लिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, कैसे जाया जाए। और हमारे रूममेट होते थे, वो डेली तैयार होके चल देते थे। उन्होंने खाना नहीं लगा रखा था मेस में, हॉस्टल में, वो रेस्टोरेंट वगैरह में नहीं। उनका ऐसा था कि भाई ज्यादातर तो शादियों के सीजन में शादियों में ही खाएंगे रात का खाना, और सुबह का नाश्ता तो किसी दोस्त के रूम पे कर लेंगे, और दिन का भी एडजस्ट हो ही जाता था कहीं ना कहीं। उन्होंने नहीं लगा रखा। उन्हें क्या चाहिए था बस, भाई 500-500 रुपए की 2 शर्ट और 2 पैंट, बस उन्हीं को बदल बदल के, कौन देख रहा है? हर बार किसी की नई शादी है, ऐसा तो है नहीं आज जिसने शादी की परसों भी वही करेगा। तो ठीक है, ऐसे ही चलता रहता था, और वो डेली खाना खाने जाते थे। हमें भी लगता था यार काश हम भी जाएं। एक दिन हमने हिम्मत करी कि हम भी जाएंगे खाना खाने के लिए फ्री की शादी में, लेकिन वो हिम्मत टूट गई 10 मिनट बाद, नहीं जाएंगे भाई, पकड़े गए तो डर लगेगा। वो चलते चलते 3-4 दिन ऐसे हुए, उन्होंने इतना एनकरेज कर दिया, इतना मोटिवेट कर दिया, जैसे तुम नहीं कहते मोटिवेट कर दो, वैसे ही वो हमारे दोस्तों ने हमें इतना मोटिवेट कर दिया कि आज तो खाना खाएंगे तो फ्री का, वरना तो भूखे रह जाएंगे। हमने कहा बिल्कुल, तैयारियां 3 बजे से, दोपहर के 3 बजे से तैयारियां चल रही हैं कि आज खाना खाया जाएगा, आज मजा आएगा, आज फ्री का खाना खाएंगे। 3 बजे से तैयारियां चल रही हैं, हम भी एक्साइटेड है भाई, बिल्कुल। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, अब खाना खाएंगे फ्री का, धड़कन भी बढ़ती जा रही है, अब फ्री का खाना खाएंगे, 6 बज गए, शाम के 7 बज गए। अब वो समय आ गया जब हमको जाना है और फ्री का खाना खाना है शादी में जाके। लेकिन शादी में डर, मतलब पकड़े गए तो क्या होगा? अच्छा, हम थे लगभग 7 लोग थे, है ना? 7 लोग हैं। अब कैसे जाया जाए? और 4 तो इनमें से जाते हैं, हमारा 3 का एक ग्रुप था, 4 का एक ग्रुप था। तो अब कैसे जाया जाए? बड़ी समस्या। तो इन 4 लोगों ने कहा तैयार हो जाओ, हम भी एक्साइटमेंट में तैयार तो हो गए। तैयार होने के बाद जैसे ही वो पहला कदम आगे बढ़ाया घर से, धक धक चालू के, पकड़े गए तो क्या होगा? फिर भी जैसे करते करते हम चले गए। तो रास्ते में तो मजा आया, जहां से उसकी लाइट दिखने लगी मैरिज होम की,
वहां से आगे नहीं बढ़ा जा रहा। मैंने कहा पकड़े गए तो बहुत पिटाई हो गई, कुटाई तगड़ी वाली हो जाएगी। अब नहीं बढ़ा जा रहा आगे, अब क्या करें? तो अब कैसे जाया जाए? अच्छा, हमारे साथ वाले थे वो एक्सपीरियंस्ड थे, वो तो भाई डेली कहीं भी किसी भी शादी में घुस जाते थे वो। फिर हमारे दोस्तों ने हमें तरकीब बताई। उन्होंने कहा तुम रहने दो, नहीं जा पा रहे हो तो एक काम करते हैं, तुम में से एक हमारे साथ आओ। दो जैसे कितने लोग हैं? सात। ग्रुप कैसा है? चार का और तीन का। ये कौन से? एक्सपीरियंस वाले। और ये कौन से? हमारे वाले। इन्होंने कहा एक काम करते हैं, इन चार में से तीन जाएंगे, तीन तीन, और एक इनमें से जाएगा, समझ रहे हो? मतलब तीन इनमें से और एक इनमें से। ये चार तो एक आदमी तो जा ही सकता है, और इनमें से जो एक बचेगा, और दो एक प्लस दो, दो ये वाले और एक ये वाला, तीन बचे। और इसमें से तीन प्लस एक, एक ये वाला। हमारे वाले में से एक को लेकर के वो तीन चले गए और वो तो सीधा अंदर घुस गए। अब यहां पर क्या, एक मैं हूं, एक मेरा दोस्त है, और एक उस ग्रुप का एक और दोस्त है, तीन लोग बचे हुए हैं। नहीं बढ़ रहे कदम, क्या करें? ये तो चले गए अंदर। अच्छा, इन लोगों ने वहां पहुंच के फोन किया, भाई कुछ नहीं है, माहौल सेट है, आ जाओ, सिस्टम सेट है। अब मैरिज होम मान लीजिए, ये मैरिज होम है, इसका ये दरवाजा है, ठीक है, ये रोड है, हम लोग यहाँ पर हैं, हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं लेकिन धड़कनें तेज हैं, ठीक है। हम तीन लोग हैं, हमारे साथ एक एनकरेज करने वाला भी है हमें ये। और जब हम बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं, वो जो गए हुए थे चार, उनमें से दो लोग जो एक्सपीरियंस वाले हैं वो गेट पे खड़े हुए हैं। और जैसे ही हम तीन जा रहे थे यहाँ तक पहुंचे, कह रहा भाई यार जल्दी आ जा, मम्मी कब से बुला रही है, तुझे फोन कर रही है, फोन नहीं लग रहा तेरा, कितनी देर हुई, कहाँ रह गया था, और गाड़ी कहाँ खड़ी करी तूने, हैं जल्दी आ, चल चल चल, वहां भैया ने हल्ला कर रखा है यार, तेरे को फोन करे जा रहे हैं, फोन कहाँ है पहले तो तेरे बता, चल 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 चल। भाई गले मिला वो आकर, ये वही शख्स है जो हमारे साथ रूम पर तैयार हो रहा था, अब हमसे गले मिल रहा है। तो कह रहा भाई कहाँ था? समझ रहे हो? और गले मिल रहा है, वहां सब के सब देख रहे हैं ये कौन से स्पेशल गेस्ट आए हैं। उनके चल यार जल्दी, मम्मी वहां पे चिल्ला रही हैं, गुस्सा कर रही हैं। हम उसको देख रहे हैं, चल क्या रहा है भाई, ये कॉन्फिडेंस देख रहे हो? तो हम पहुंच गए भाई साहब। अच्छा, वहां जो गेस्ट का स्वागत करने वाले अंकल वगैरह, वो जो भी जिनकी शादी होगी, वो भी देख रहे हैं क्या हो रहा है। मैं कहा, चल 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 चल, अंदर गए। अंदर जाकर के, अच्छा हमारे जैसा आदमी नया नया वो जाएगा, वो क्या करेगा? सर ये सब तो फिल्मी हो रहा है। वाह, फिल्मी ही तो था हमारे लिए भी। हमारे जैसा आदमी क्या करेगा, इधर की साइड में खाना लगा हुआ, आज भी मुझे याद है। और सचिवालय जो यहाँ का सचिवालय है ना, उसके जस्ट बगल में शादी थी, सचिवालय से 300 मीटर दूर। तो भाई हमने कहा चलो खा पी के निकलते हैं, उसने कहा नहीं, अभी थोड़ा स्नैक्स लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। अब भाई हमने कहा इधर ही खा लेते हैं, इधर भीड़ हो रही है, कि नहीं नहीं नहीं, टेबल पड़ी हुई है ना यहाँ पे, यहाँ दूल्हा दुल्हन है, यहाँ यहाँ टेबल पड़ी हुई है। तो रिसेप्शन था, टेबल पे जाके खाएंगे। टेबल पे पहुंच गए, कह रहे वेटर से बुलाएंगे ना, खाना मजा आएगा। अबे भाई क्या कर रहे हो यार, यहाँ पकड़े गए क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं भाई, टेबल पे बैठ गए, ठीक है चल रहा है, आधा पौना घंटा ऐसे पास हो गया। सोचो हम 8:15 बजे गए और 9:15 बज गए कि चलो खाना खा लेते हैं। खाना खाया, घूम घूम के भाई पूरे में 9:30, हमने कहा चलो चलते हैं। अब भीड़ कम होने लग गई, क्योंकि 9:30 बजे भीड़ कम हो जाती है। हमने कहा चलते हैं, कि ना, ये बुरा मान जाएगा, यहाँ डीजे था, ये बुरा मान जाएगा। सब के सब वहां, वहां वो डीजे फुल है, लेकिन हमारा ग्रुप जब पहुंच रहा है, एक दो तीन बीच में घुसे, धीरे धीरे वो सब साइड में हो गए, डीजे वाली में स्टेज पे हमारा वाला ग्रुप पहुंच गया। महफिल का आखिरी गाना अपनी पसंद का बजवा रहा है, मतलब अलग लेवल चलता था भाई। और ये सब होने के बाद फिर किसी को बुलाते थे, उसको 30-50 रुपए दे, क्यों हमारे पास उतने ही रुपए हुआ करते थे, 50 में भी हम 10-10 रुपए इकट्ठे करते थे सब, मतलब। फिर 50 रुपए उसको दिए वेटर को, उसने गुलाब जामुन पैक करके दे दिया हमें इतने, वो अगले दिन सुबह नाश्ते में काम आएंगे। मतलब हम सुबह नाश्ते का भी इंतजाम करके लाते थे, तुम खाने की बात कर रहे हो। गुरु जी आपके दोस्त सब भी, हाँ भाई बिल्कुल है, और कभी कभी मिलते भी हैं, लेकिन अब ऐसा है, साल में एक आधा बारी मिलना हो पाता है सबसे। तो ये कहानी थी भाई। इसके बाद तो फिर पूरा कॉन्फिडेंस आ गया। इसके बाद तो फिर हम ऐसी शादियों में गए, फिर हम उसमें चले गए जहाँ कार्ड सिस्टम होता है, मतलब एंट्री ही कार्ड दिखा करके होगी, प्रीमियम शादियाँ। तो उसमें भी फिर अलग मजा आता था। वहाँ 7 लोग एक साथ नहीं जा सकते थे। वहाँ क्या होता है, फ्लोर वाइज शादी होती है, फर्स्ट फ्लोर पे किसी की, या मतलब जो है होटल है तो, और सेकंड वाले पे अलग है, थर्ड वाले पे अलग है, तो फिर वहाँ अलग लेवल पे था। हम एक नाम याद कर लेते थे किसी का भी दोस्त का, क्योंकि उसकी तो शादी है, वो सिक्योरिटी है, तो थर्ड फ्लोर पे, वो कह रहा थर्ड पे उसकी नहीं, कि कहाँ यार, फोन पे बात करते हुए जहाँ रहेंगे फर्स्ट फ्लोर पे। बड़ी अलग अलग चीजें थी। सर फिर आप कितनी बार गए हो, कोई काउंटिंग नहीं है? सर स्टार्टिंग से लगा। वो कह रहा है स्टार्टिंग से बता दो।
अब आज निकल गई पूरी कहानी, समय निकल गया हमारा, देख रहे हो कितना ज्यादा तुमने आज कहानी के चक्कर में। लेकिन आज मैं भी सारे आर्टिकल्स करवा के जाऊंगा 30 तक, जो कि मैंने कहा था आपसे। समय निकला है तो क्या हुआ, आ जाओ, अपना आर्टिकल का समय बर्बाद नहीं होने देंगे। चलो आ जाओ। तो सुनो कहानी। तो मैं क्या कह रहा था, राइट टू लाइफ में क्या क्या आता है? खाने का, नहाने का, सोने का, पीने का, कहीं पर भी घूमने का। मतलब सर घूमने का तो 19 में आ गया था। नहीं नहीं, भारत घूमने का आर्टिकल तो किस में है, 19 में है। और विदेश घूमने का आर्टिकल 21 में है। सर पकड़े गए तो क्या होगा? पकड़े नहीं जाते भाई। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और जहां कॉन्फिडेंस है वो लोग पकड़े नहीं जाते। और अगर पकड़े जाते हैं तो यहाँ साथ नहीं, देखो रोड पे लड़ाई हो गई, आपको साथ देना चाहिए, जो कुछ भी होगा देखा जाएगा, पहले मारपीट कर दो। लेकिन यहाँ करने बैठे तो वो दो लोग हैं ना, 300 300 के 300 लपेट देंगे तुम्हें, यहाँ नहीं करना होता। यहाँ पकड़े गए तो कुछ नहीं करना। एक तो हमारे साथ वाले होते थे, एक ही साथ प्लेट में भर के ले आए, बार बार क्या जाएंगे, यहीं खा रहे हैं, तो उससे अंदाजा हो जाए। अच्छा दूसरी बात, पकड़े गए तो हमने एक सिस्टम बना रखा था अपना पकड़ने का, बस 1 मिनट और लगेगी, शुरू कर रहा हूँ। हमारा सिस्टम क्या था पकड़े जाने का, जो कोई भी पकड़ा जाएगा, क्योंकि प्लेट तो भरी होगी हमारी। कोई पकड़, मान लो किसी ने गलती, पहले तो पकड़ता नहीं है, मान लो किसी ने पकड़ भी लिया गलती से, वो प्लेट लो, क्योंकि अंकल मुझे पता है कि, देखो मैं इस शादी में बुलाने से नहीं आया हूँ, और मुझे पता है मुझे नहीं आना चाहिए था, लेकिन क्या करें अंकल, हम इतनी दूर पढ़ाई के लिए रहते हैं, और जैसे तैसे करके कोचिंग की फीस दी है हमने, और अब यहाँ पर खाना खाते हैं। आपको भी पता है कि मैं इसके क्या हाल हैं। कभी कभी हमारा भी अच्छा खाना खाने का मन करता है, तो हम रेस्टोरेंट की तरफ जाते भी हैं, लेकिन अंकल वहाँ बहुत महंगा है। तो हमें, मतलब, प्लेट रख दो, प्लेट को छोड़ दो। मैंने कहा ठीक है अंकल, नहीं खाएंगे, और बस ऐसे आ जाते हैं कि कभी थोड़ा बहुत खा करके आ जाएंगे किसी शादी में, उस वजह से हमारा बाहर का खाने का हो जाएगा। वरना तो हम जो है मेस में खाते हैं, कई बार अंकल इतना गंदा बनता है मेस में, हम खा भी नहीं पाते, हम भूखे सो जाते हैं। तो, और जब हम भूखे सो जाते हैं, मतलब माँ बाप को भी नहीं कह पाते अंकल, वो कितना करेंगे कि समझ रहे हो, इन्हों का खेती करते हैं, इतना पैसा नहीं वैसे वो खत्म हो जाए। तो भाई साहब फिर देखो, वो आदमी 2 पूड़ी एक्स्ट्रा रख के देगा। सर आप इतना इनोसेंट बन जाते हो, सच में माफ कर, अरे हम सब बन जाते थे, ये तो हमारा प्लान था। एक बार के लिए तो मैथ्स वाले ने ही पकड़ लिया। तो ये सब हो जाता है, अरे सब जान पहचान हो जाती है, फिर तो नाश्ता भी मिलता है भाई, कुछ नहीं, जलेबी दूध भी मिलता है। अब तुम मुझे कहाँ लेकर के जा रहे हो, पहले तो यहाँ आ जाओ तुम। तो राइट टू लाइफ में सारे अधिकार आ जाएंगे, लगभग 35 से 40 अधिकार हैं, समझ के बात को क्या होनी चाहिए। नहीं मैं कभी पकड़ा नहीं गया भाई, ये बात है, मैंने पूरा प्रैक्टिस कर रखी थी इसकी दोस्तों ने मिलकर के, लेकिन मैं कभी पकड़ा नहीं गया। तो मैं एक साथ नहीं लेता था, हमारे दोस्त दोस्त पकड़े गए थे, हमने देखा भी था कि ठीक है वो वीडियो वीडियो बना रहे हैं, मजा आ रहा है। हम भी पहुंच गए, क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है, अब हम भी तो बाहर से ही आने वाले हैं, हम अंकल के साथ कह रहे हैं, क्या दिक्कत है, कहाँ से आ रहा है भाई। अब अंकल सोच रहे हैं हम लड़के वाले, पता नहीं है क्या दिक्कत है। तो राइट टू लाइफ, तो इसमें सारे अधिकार आते हैं, मतलब जो कोई भी बेसिक राइट आर्टिकल 19 में नहीं आते वो 21 में आ जाते हैं, ठीक है। पर्सनल लिबर्टी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता इसमें आती है। और इवन दो आपसे एक आर्टिकल पूछा जाता है जिसको बोलते हैं राइट टू प्राइवेसी, क्या बोलते हैं, राइट टू प्राइवेसी, वो भी मेरे प्यारे बच्चों इसी में आता है, जिसको बोला जाता है निजता का अधिकार। क्या बोला जाता है, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, यानी कि निजता का अधिकार। समझ गए ना, कितना मजा आ रहा है तुम्हें सुनने में। ये वाला एक्शन बहुत बढ़िया था सर। तो निजता का अधिकार, राइट टू और राइट टू प्राइवेसी में तो आपके प्राइवेसी को कोई भी नहीं छीन सकते, वो बात अलग है यार, आपको टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया गया फिर थोड़ी ना तुम प्राइवेसी को ढूंढोगे, लेकिन जनरली कुछ नहीं है। अच्छा एक केस भी हुआ था रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में, कि शादी हुई थी, तो वो लड़की का क्या हुआ था कि नई नई शादी होती है, देख दिखावा मुंह दिखावा पता नहीं क्या क्या चलता रहता है, कई सारे दिन तक रस्म वगैरह। फिर दोपहर में सासू माँ कहती हैं कि बेटा पैर दबा दे, शाम को ससुर जी के लिए चाय बनानी है, रात को फिर खाना बनाना है, वो सारा था। और ऑफिस से पतिदेव आ गए। अच्छा पत्नी क्या कर रही थी, फोन चला रही थी, और पत्नी जब फोन चला रही थी तो पतिदेव ने मना किया, फोन क्यों चला रही है, उसने कहा मुझे दिन भर में टाइम नहीं मिलता, इसी समय तो मैं अपना सोशल मीडिया वगैरह चेक करूंगी। पति ने कहा मना ना, फोन नहीं चलाएगी। उसने कहा फोन क्यों नहीं चलाओगी भाई, शादी हो गई, इसका मतलब ये थोड़ी ना है मैं नौकरानी बन गई हूँ जो फोन नहीं चलाऊंगी। पति ने फोन छीन लिया। अगले दिन औरत पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट में, बीवी कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में, कि जी ऐसे ऐसे मेरा जो है फोन छिल रहा है। तो
सुप्रीम कोर्ट का बेटा ऐसा है, शादी वादी हो गई है, वो सारी चीजें ठीक है, लेकिन फोन या फोन का पासवर्ड राइट टू प्राइवेसी के अंदर आता है, और राइट टू प्राइवेसी आता है आर्टिकल 21 के अंदर, और आर्टिकल 21 क्या है? फंडामेंटल राइट, इसको आप नहीं छीन सकते। दैट्स वाई सोचिए, कोई आपका शादी के बाद भी कोई ना फोन छीन सकता है और ना ही पासवर्ड जान सकता है। तो याद रखना, या तो ऐसे को ढूंढना जिसका फोन देखने की जरूरत ना पड़े, वरना तो नीला ड्राम और मेघालय नॉर्थ ईस्ट का टूर सब लोग करवा सकते हैं तुम्हें। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना। ये है कहानी। राइट टू ट्रेवल अब्रॉड भी इसी में आता है, ठीक है, राइट टू ट्रेवल अब्रॉड। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ, जैसे राइट टू फूड हो गया है ना, राइट टू स्लीप हो गया, राइट टू फूड हो गया, राइट टू स्लीप हो गया, राइट टू ट्रेवल अब्रॉड हो गया, राइट टू ट्रेवल अब्रॉड। इसका मतलब क्या होता है? विदेश घूमने का अधिकार, अब्रॉड मीन्स विदेश। तो भारत के अंदर घूमने का अधिकार आर्टिकल 19 ने दिया, और भारत के बाहर घूमने का आर्टिकल 21 ने, विदेश घूमने का अधिकार। अरे इसमें बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजें आपको समझ में आती हैं, ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। लिखो छापो फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। चल, ठीक है, लिख लिया। अब इससे संबंधित दो केस हुए थे, वो केस भी मैं आपको बता देता हूं। एक था ए के गोपालन केस। कौन सा था? ए के गोपालन केस। ये क्यों बता रहा हूं मैं? कई बार आजकल मैंने आपसे कहा ना, आजकल क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट बेस्ड आने लगे हैं, कुछ स्टेटमेंट बेस्ड आने लगे हैं, तो और खासकर डिफेंस के फील्ड में तो आते ही हैं, तो भैया हमें ये सारी चीजें जाननी होंगी। जैसे डिफेंस वाले हैं वैसे क्वेश्चन सब एसएससी में भी देखे जाएंगे, बेशक लंबे ना हो लेकिन होंगे कॉन्सेप्ट वाले ही। एक एक गोपालन केस, क्योंकि वन लाइनर्स को अब हर बच्चा याद करके आने लगा है, पीवाईक्यूज हर बच्चा करके आने लगा है। तो एक एक गोपालन केस और मेनका गांधी केस, मेनका गांधी केस, ये दोनों केसेस में क्या क्या है मैं बताता हूं। एक्चुअली इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 का इंटरप्रिटेशन दिया। इंटरप्रेट का मतलब होता है व्याख्या करना, इंटरप्रेट करने का मतलब होता है व्याख्या करना। तो इसमें क्या किया, आर्टिकल 21 का इंटरप्रिटेशन दिया, और इसमें जो इंटरप्रिटेशन दिया उसको कहा जाता है नैरो इंटरप्रिटेशन। क्या बोला जाता है? नैरो, यानी कि नैरो मीन्स छोटा, नैरो इंटरप्रिटेशन, छोटी व्याख्या की, लिख लो हिंदी में, छोटी व्याख्या की, इंटरप्रिटेशन, नैरो इंटरप्रिटेशन, छोटी व्याख्या की। और इस वाले केस में क्या किया? वाइडर इंटरप्रिटेशन, बड़ी व्याख्या की इंटरप्रिटेशन। सर ये क्या कहना चाहते हो हैं, ये बताओ। देखो देखो देखो, आप मेरी बात सुनो, पहले मैं लिख देता हूं तब समझाऊंगा। इसमें ये कहा गया कि जो आर्टिकल 21 है वो हमें जो राइट्स प्रोवाइड करता है वो करता है अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन। समझ में आया कुछ? आर्बिट्रेरी तो जानते हो ना, मनमानी शक्ति, है ना। एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर्स आर्टिकल 14 में लिखवाया था ना रूल ऑफ लॉ के एक डेफिनेशन में, तो मनमानी शक्तियों का ना होना। तो मनमानी कार्यकारी एक्शन को हिंदी में क्या बोलेंगे? है प्रणाली के खिलाफ। नॉट अगेंस्ट, सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, लिख लो, नहीं आ रहा मैं समझा दूंगा। नॉट अगेंस्ट आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शन, लेजिस्लेटिव एक्शन, न कि विधायी
प्रणाली के खिलाफ। सर नहीं आया समझ में, कैसी बातें कर रहे हो? कोई बात नहीं, समझ जाओगे, लिख लो ना, लिखने में क्या जा रहा है। चलो पहले समझ लो, फिर तुम नहीं लिखोगे, समझ आएगा तब बढ़िया लिख पाओगे। आप मुझे बताओ, ये भारत देश है? हाँ जी। भारत देश की सरकार है? हाँ जी। सरकार को कैसे चुना जाता है वो अभी हम आगे पढ़ने ही वाले हैं। आप मेरी बात ये सुनिए कि जो ये सरकार है, इस सरकार को भारत के लोगों ने, जैसे भी चुना गया हो, लेकिन भारत के लोगों ने मिलकर के सरकार को चुन दिया। मैंने कहा कि सरकार में टोटल 100 लोग हैं। सरकार में टोटल 100 लोग हैं, 100। सरकार में कितने लोग हैं? 100। सरकार काम कैसे करती है? हमारे पास ये फंडामेंटल लॉ ऑफ द कंट्री है, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग देश चलता है। तो सरकार का क्या काम होता है, आप मुझे बताइए। सरकार का ये काम होता है कि या तो संविधान में जो कुछ भी लिखा है उसको ऑन ग्राउंड लागू करने के लिए कानून बनाना पड़े, या हो सकता है सरकार को अपनी तरफ से कोई कानून बनाना पड़े। नॉर्मली वो कानून बनाएगा तो लागू भी किया जाएगा, उस कानून को लागू करना पड़े। मतलब देश के प्रशासन व्यवस्था को चलाने के लिए सरकार को हो सकता है रूल्स निकालने पड़े, कानून बनाना पड़े, नोटिफिकेशन निकालना पड़े, और सारी चीजों का प्रशासन देखना पड़े। अच्छा ठीक है, तो सरकार का एक काम होता है कानून बनाना। तो सरकार का एक काम क्या हो गया? कानून, लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग कह सकता हूं, कानून बनाना। अच्छा कानून बना दिया, फिर वही वाली बात आई कि साकाला का बूम बूम थोड़ी है जो बनाया और लागू हो गया। कानून बनाया है तो उसको ऑन ग्राउंड लागू भी करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है इंप्लीमेंटेशन, लॉ मेकिंग, और दूसरा है लॉ का इंप्लीमेंटेशन, यानी लॉ को इंप्लीमेंट करना। लागू भी कर दिया, जैसे मान लीजिए ट्रैफिक रूल्स बनाए गए और ट्रैफिक रूल्स को लागू कर दिया गया, लेकिन क्या उसका उल्लंघन होता है कि नहीं होता है? होता है। तो उल्लंघन करने वालों को सजा भी देनी होगी। इसका मतलब क्या है कि कानून का जो कोई भी उल्लंघन करेगा उसको सजा देने का काम, या फिर कानून किसी के समझ में नहीं आएगा तो कानून की व्याख्या करने का काम। लॉ को प्रोटेक्ट करने का काम कह लीजिए, लॉ को प्रोटेक्ट करने का काम कह लीजिए, उसकी व्याख्या करने का काम कह लीजिए, या फिर उसको वैलिडेट करने का काम कह लीजिए। वैलिडेट, वो सही है या फिर नहीं है, ये सारा काम। अच्छा क्या 100 के 100 लोग हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 100 के 100 लोग एक साथ जाते होंगे, चलो चलो 100 के 100 इकट्ठे हो जाओ, कानून बनाओ कानून बनाओ कानून बनाओ। जैसे ही बन गया फिर 100 के 100 लोग चलो कानून को लागू करो लागू करो लागू करो, फिर 100 के 100 लोग चलो कानून को उल्लंघन को रोको। ऐसा होता है, या फिर काम बांट दिए गए हैं। 30-40 लोगों से कहा गया तुम कानून बनाओ, 30-40 से कहा गया तुम कानून को लागू करो, और 20-30 से कहा गया तुम कानून को प्रोटेक्ट करो या वैलिडेट करो। बताओ कौन सा वाला है, ए वाला मेथड है या बी वाला? ए वाला या बी वाला? तुम्हें क्या लगता है सरकार के सारे लोग मिलकर के पहले कानून बनाते हैं फिर उसको इंप्लीमेंट करते हैं? ऐसा नहीं होता है, सबके अपने अपने काम निर्धारित हैं। तो इसी में से 30-40 लोगों से कहा जाता है कि तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम्हारा काम है सिर्फ एंड सिर्फ कानून बनाना। पार्लियामेंट सुना है सेंटर में? पार्लियामेंट, वो यही तो होता है। तो इसी को बोलते हैं विधायिका यानी लेजिस्लेचर। क्या बोलते हैं? लेजिस्लेचर, जो कानून बनाते हैं। इंप्लीमेंट करने वाले जो होते हैं उसको कहते हैं ना कि प्लान तो रेडी है, बैंक लूटनी है, प्लान तो रेडी है, बस उसको एग्जीक्यूट करना बाकी है ना? पढ़ने का प्लान तो तुम्हारा रेडी रहता है, हर समय शेड्यूल रेडी रहता है, बस उसको इंप्लीमेंट करना होता है। तो वही है। और इस वाले को क्या कहा जाता है? जुडिशरी। अभी मैंने ये हल्का हल्का सा बताया है। जैसे ही हम कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं अभी? पार्ट नंबर 3। जैसे हम पार्ट नंबर 5 पढ़ेंगे, एक एक के फंक्शंस बताऊंगा मैं आपको। तो सरकार के 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो अभी हम न्यायपालिका की तो बात ही नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं कि कुछ लोग कानून बनाते हैं और कुछ लोग कानून को लागू करते हैं। तो जो आर्टिकल नंबर 21 है वो हमें किसके खिलाफ प्रोटेक्शन देता है? जो कानून को बनाते हैं उनके खिलाफ, या जो कानून को लागू करते हैं अगर वो उल्लंघन करें उनके खिलाफ? कानून को जो लागू करते हैं, एग्जीक्यूटिव एक्शन। समझ रहे हो? यहां पर ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ एग्जीक्यूटिव एक्शन। तो मेरे प्यारे बच्चों ये एग्जीक्यूटिव एक्शन, इसका मतलब है कि आर्टिकल 29 ए के गोपालन केस में कोर्ट ने कहा कि जो आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 है वो कानून को लागू करने वाले लोगों के खिलाफ हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। वो मनमानी शक्तियों का यूज नहीं कर सकते, कानून बनाने वाले लोग कानून बना सकते हैं। थोड़े दिन बाद लोगों ने इसको दोबारा कोर्ट में चैलेंज कर दिया मेनका गांधी केस में कि ऐसे कैसे। मेनका गांधी एक्चुअली इसमें राइट टू ट्रेवल अब्रॉड भी है, और मेनका गांधी जो है बाहर जा रही थी लेकिन वीजा जब्त कर लिया गया था मेनका गांधी का।
तो फिर ये बात आई कि कानून बनाने वाले लोग अगर उल्लंघन करेंगे तो कोर्ट ने कहा हाँ यार, कह तो तुम सही रहे हो, तो ठीक है, इसमें बोथ कर दिया गया, अगेंस्ट, आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन, एंड ऑल्सो अगेंस्ट अगेंस्ट आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शन। ये थोड़ा बड़ा करवा दिया मैंने, हो सकता है मैं इसको ना भी करवाता काम तब भी चल जाता, लेकिन फिर पेपर में पूछता तो आप फर्स्ट से इस वजह से करवा दिया, और आजकल चांसेस हैं कि पूछा जाए। ठीक है, तो अब बताओ वाइडर इंटरप्रिटेशन कौन सा है, ये वाला, और ये वाला कौन सा है, नैरो इंटरप्रिटेशन। ये हो गया 21, कौन सा हो गया, 21 आर्टिकल। नेक्स्ट, अब हम आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, लिख लिया होगा, चलिए भाई बहुत बढ़िया। लिखिए आर्टिकल 21A। ये छोटा सा आर्टिकल है 21A, किससे संबंधित है। देखिए, जब कभी भी ए बी सी डी लग गया इसका मतलब है इसको बाद में जोड़ा गया, अगर ये ब्रैकेट में ये होता तो क्लॉज ए होता, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां 21A, 39A, 51A है ना, 300A, तो ऐसे जहां ए लगा इसका मतलब बाद में जोड़ा गया है। तो फिलहाल ये जो संबंधित है वो संबंधित है राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, या आजकल इसको क्या बोलने लगे हैं, एडुकेशन। इसको क्या बोला जाता है, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। ये कहता है कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे होंगे उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, मिलनी चाहिए, मुफ्त और जरूरी, कंपलसरी मतलब अनिवार्य, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए, ये कहता है आर्टिकल नंबर 21A। और आपको पता है इसको किसी न किसी अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया होगा, तो एडेड बाय 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, 2002 में, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 से। अच्छा, सिर्फ इसको लिख देने मात्र से तो शिक्षा मिली नहीं होगी, तो उसके लिए सरकार ने आपका एक्ट बनाया जिसको बोला गया एजुकेशन एक्ट। तो सरकार ने जो एजुकेशन एक्ट बनाया था, शिक्षा अधिनियम बोला जाता है इसको, ये कब बनाया था, 2009 में। और यही एजुकेशन एक्ट इंप्लीमेंट कब हुआ, इंप्लीमेंट का मतलब होता है लागू, इंप्लीमेंट का मतलब होता है लागू, वो कब हुआ, 2010 में। लिख लो, बात खत्म हो गई इतनी सी। लिखो भाई, लिखो 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 लिखो, ए मुन्ना लिखो लिखो लिखो। हो गया, चलो नेक्स्ट वाला आर्टिकल 22। अब तो ऐसे ही भागते जाएंगे 30 तक। आर्टिकल 22, राइट अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, राइट अगेंस्ट जब पुलिस आपको अरेस्ट करने आती है या बंदी बनाने आती है, डिटेंशन, अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन,
पुलिस के अरेस्ट करने से या बंदी बनाने से संबंधित क्या क्या अधिकार होते हैं? देखिए, पुलिस आपको अरेस्ट कब करती है, वो दो तरीके से करती है। कैसे? पहले तरीके से और दूसरे तरीके से। सर आपकी शादी में हमें बिन बुलाए आना पड़ेगा या कार्ड दिखाकर? तब तक तुम्हारी पोस्टिंग हो रखी होगी, तुम्हें मुश्किल से ही छुट्टी मिल पाएगी, लेकिन कोई नहीं, आना तुम, ठीक है? नहीं, स्कूल थे, इसको कंपलसरी जो बनाया गया तब है, कंपलसरी एज अ फंडामेंटल राइट बनाया गया। पहले थे, वो तो काम किए जा रहे थे, है ना? ऐसे तो पंचायती राज को 1993 में लागू किया गया, लेकिन इससे पहले क्या पंचायती राज नहीं था? सबसे पहले नागौर डिस्ट्रिक्ट में लागू हुआ था, राजस्थान में 1959 में, है ना? तो वो चीज थी, लेकिन उसको फंडामेंटल राइट बनाया गया, वो बात कर रहा है आपसे। देखिए, दो तरीके से अरेस्ट किया जाता है। एक होता है प्यूनिटिव डिटेंशन, प्यूनिटिव डिटेंशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं दंड विषयक, दंड विषयक, दंड के विषय में अरेस्ट किया जाना। और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसको बोलते हैं दंड निवारक। प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव, दंड विषयक और दंड निवारक, दंड विषयक और दंड निवारक, दंड विषयक और दंड निवारक। सर ये दो तरीके से कैसे, अभी आपको समझा देता हूं। देखिए, इसमें पुलिस आपको तब अरेस्ट करने के लिए आती है जब आपके ऊपर किसी क्राइम को करने का आरोप लगाया गया हो। जैसे आपकी किसी से लड़ाई वड़ाई जो भी हो गई, वो गया थाने में, उसने आपके खिलाफ एफआईआर करी, और एफआईआर जब करी गई तो उसके बाद जो है पुलिस को परमिशन मिली आपको अरेस्ट करने की, उसी को अरेस्ट वारंट कहा जाता है। वारंट का मतलब होता है परमिशन। तो जब पुलिस को परमिशन मिली आपको अरेस्ट करने की, तो वो अरेस्ट वारंट लेकर के आपके पास आएगी और अरेस्ट करके चली जाएगी। इसका मतलब क्या है कि आपके ऊपर आरोप लगाया गया है कि आपने कोई क्राइम किया है या नहीं किया है वो कोर्ट साबित करेगा, लेकिन फिलहाल के लिए आपके ऊपर आरोप लगाया गया है कि आपने कोई क्राइम किया है, ठीक है? तो जब आपने कोई क्राइम किया है ऐसा आरोप लगाया जाता है, उस केस में आपको अरेस्ट किया जाता है, उसको बोलते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन। इसमें आपके पास क्या क्या अधिकार होते हैं वो मैं अभी बताता हूं। ये वाला जो है, इसमें आपने कोई आरोप नहीं किया है, पुलिस ने ऐसे ही अरेस्ट कर लिया आपको ताकि आप फ्यूचर में कोई क्राइम ना कर सको। इसमें आपने क्राइम नहीं किया, पुलिस ने आपको इसलिए अरेस्ट कर लिया ताकि आप फ्यूचर में क्राइम ना कर सको। सर ऐसा भी होता है, बताऊंगा अभी इसके बारे में, पहले ये समझ लो। तो जब आपके ऊपर आरोप लगता है, उस केस में पुलिस परमिशन लेकर के, अरेस्ट वारंट लेकर के आपके पास आती है। वो अमरीश पुरी की मूवी देखी है पुरानी? जैसे अमिताभ बच्चन अमरीश पुरी को अरेस्ट करने के लिए जा रहा है, वो अमरीश पुरी कह रहा है, वारंट लाए हो? नहीं, कि जाओ जाओ वारंट लाओ तब आना। वो कहता है आज तो मैं जा रहा हूं, लेकिन ऐसी ऐसी धाराएं लगाऊंगा कि भाई साहब तेरा जेल से निकलना मुश्किल कर दूंगा, है ना? समझ में आ रही बात? तो ये है कहानी। तो वारंट, सबसे पहले जरूर चीज क्या है? वारंट, इसको बोलते हैं वारंट। वारंट मीन्स अरेस्ट वारंट, मान लीजिए वारंट यहां पर क्या है? वारंट तो परमिशन होती है, अरेस्ट वारंट लिख दूं? वारंट का मतलब क्या होता है? परमिशन। तो अरेस्ट वारंट मतलब अरेस्ट करने की परमिशन। जैसे होता है ना, किसी घर में सर्च करना होता है तो पुलिस कौन सा वारंट लेके आती है? कोर्ट से सर्च वारंट लेके आती है। तो सर्च वारंट, अरेस्ट वारंट, वारंट मींस परमिशन। ओके, नाउ सी, अरेस्ट वारंट हो गया, अरेस्ट वारंट लिख लेना, अरेस्ट करने की परमिशन, ठीक है? अच्छा, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमेशा परमिशन है। पता लगा तुम अपनी घर की छत पे खड़े होकर के बगल वाले घर में पत्थर बरसा रहे हो, उसने पुलिस को फोन कर दिया, पुलिस आ गई, तुम कह रहे हो वहां से पत्थर बरसाते हो, वारंट लाए हो? जाओ जाओ वारंट लाओ तब आना, फिर पत्थर बरसाना शुरू कर दिया, बेटा वहीं से खींचते हुए ले जाएगी तय तना, क्या बोलते हैं उसको? थप्पड़ी थप्पड़, थप्पड़ी थप्पड़, है ना? तो पागल करते पीटते हुए ले जाएगी बेटा, ये भी समझ लेना। तो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट भी चल सकता है वारंट, या फिर ग्राउंड ऑफ अरेस्ट ऑन टाइम आ रही है तो। चलिए भाई, दूसरा देखिए। दूसरा जो होता है, जब आपको अरेस्ट करके ले जाएगी तो आपके ऊपर धारा लगाई जाएगी। क्राइम क्या होता है? कानून का उल्लंघन। तो कौन सी बात, अब कानून का उल्लंघन जो किया, आपको क्या सजा मिलनी चाहिए? वो किसी न किसी धारा के अंडर आता है, उसके लिए आपको धारा लगाई जाती है। तो वो वारंट वकील लगाएगा, तो उसने तो अपना केस कर दिया, तुम्हारी तरफ से भी तो कोई होगा, तो आपको कौन मिलेगा? टू कंसल्ट एडवोकेट। ये अधिकार होता है आपका वकील से मिलने का, टू कंसल्ट एडवोकेट। एडवोकेट, कि सर हमारे पास
2,000 रुपए की चोरी करी थी, किसी ने केस कर दिया, पुलिस पकड़ के ले गई, अगर हमारे पास वकील से बात करेंगे 5,000 रुपये वो मांगेगा। अब पैसा ही नहीं है तो क्या किया जाए। भाई ये मूवीज वाला सीन छोड़ दो कि वकील नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा। भाई आप खुद का वकील हायर कर सकते हो तो ठीक है, वरना सरकारी वकील मिलेगा आपको, ठीक है। केस हारे जीते वो एक अलग चीज है, लेकिन यहाँ पे सरकारी वकील आपको मिलेगा। नेक्स्ट, तीसरी चीज, जब भी पुलिस आपको अरेस्ट करके ले जाएगी उसे जेल नहीं कहते। सबसे पहले बात कि जेल में डाल दिया, गांव में सुना होगा ना कि उसको तो जेल में ले गए। अबे पुलिस अरेस्ट करके जेल में ले जा ही नहीं सकती, पुलिस को किसने परमिशन दी जेल में ले जाने की। वो जहां बंद करती है चौकी में उसको लॉकअप कहते हैं, जेल नहीं कहते उसको, क्या कहते हैं, लॉकअप। जेल आपके डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है कहीं पर एक कहीं पर दो होंगी, क्राइम के ऊपर है, वरना तो जनरली एक ही होती है। तो इसको लॉकअप कहा जाता है, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली क्या है कि जेल एक सेंट्रल जेल बनाई जाती थी उस समय डिस्ट्रिक्ट वाइज, और बाकी जगह जो पुलिस चौकी में बंद किया जाता है उसको लॉकअप कहा जाता है, ठीक है। तो इससे क्या बोलते हैं, लॉकअप बोलते हैं। तो पुलिस जो आपको लॉकअप में रख सकती है वो कितने घंटे तक रख सकती है, 24 घंटे तक। उससे ज्यादा पुलिस आपको लॉकअप में नहीं रख सकती। ऐसा नहीं कर सकती पुलिस के आज अरेस्ट किया 2 दिन बाद छोड़ दिया। इसमें एक्सक्लूडिंग जर्नी टाइम, कि सर एक्सक्लूडिंग जर्नी टाइम, रास्ते में लगने वाले समय को छोड़कर। एक्सक्लूडिंग जर्नी टाइम का मतलब ये होता है जो समय रास्ते में लगा उसे छोड़ करके। अब भाई पता लगा पुलिस ने आपको 23 घंटे के बाद निकाल दिया, लेकिन जाम लग गया वहां पे, 25 घंटे हो गए, 2 घंटे का जाम लग गया, तुम तो कहोगे कि नहीं नहीं दरोगा जी की नौकरी खा जाओ। ऐसा नहीं है, रास्ते का समय निकाल छोड़कर। रास्ते का समय छोड़कर मतलब लॉकअप के अंदर आपको 24 घंटे से ज्यादा नहीं रखा जा सकता। 24 घंटे के अंदर अंदर किससे मिलाया जाएगा, नियर बाई मजिस्ट्रेट जो भी होगा, जो भी नियर बाई मजिस्ट्रेट होगा, नियर बाई मजिस्ट्रेट कोर्ट में आपको लेकर के जाएंगे। नियर बाई मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह में लेकर जाते हैं वैसे तो नियर बाई मजिस्ट्रेट के सामने लेकर के जाएंगे और पुलिस बताएगी कि जी ऐसे ऐसे इनके ऊपर आरोप लगा है, ये वाली धारा लग रही है और ये आपके सामने खड़ा हुआ व्यक्ति है, अब आप बताइए क्या करना है। तो 24 घंटे के अंदर अंदर नियर बाई मजिस्ट्रेट के सामने आपको लेकर के जाया जाएगा। उस समय पर आपका वाला वकील भी होगा और सामने वाला वकील भी होगा, और जब दोनों वकील होंगे तो अब यहां पर बताता हूं, कहते हैं ना कि वो तो छूट गया है लेकिन बेल पे आया है, बेल पे। बेल पे आने का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं कि जब आपको नियर बाई मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाएगा तो सामने वाला व्यक्ति तो ये कोशिश करेगा, ये प्रूव कर सके कि भैया यही अपराधी है और इसको पुलिस के पास भेज सके, लॉकअप में भेज सके। फाइनल जजमेंट जब आएगा तब जाएगा जेल में, तो इसको लॉकअप में भेज सके। लेकिन आपका वाला वकील ये कोशिश करेगा ये प्रूव कर सके कि ये आदमी ने नहीं किया, हो सकता है किसी ने किया, हो सकता है मतलब इसने तो किया ही नहीं है, ये प्रूव करने की कोशिश करेगा। अगर सारे के सारे सबूत, चलो पहले बेल वाला बताते हैं, अगर सारे सबूत ये इशारा नहीं करते हैं किसने किया, हो सकता है इसने किया भी हो नहीं भी किया हो, तो उस केस में कोर्ट कहता है कि देखो भाई इस आदमी को अरेस्ट करके रखने से कोई फायदा नहीं है, एक काम करते हैं इस आदमी को छोड़ते हैं, लेकिन कोई इसकी गारंटी लेने वाला चाहिए। तो आपने सुना होगा गांव में केस वगैरह होता है तो गारंटर चाहिए होता है, गारंटर। खास करके प्रधान जी से कहते हैं प्रधान जी छुड़वा दो यार, गारंटी ले लो। तो गारंटर मतलब गारंटर कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो समाज में सोशली जो है थोड़ा सा नोन हो। तो उस व्यक्ति की गारंटी लेकर के कोर्ट क्या करता है, इस आदमी को छोड़ देता है ये कह करके कि भाई सुन फिलहाल तो मैं तुझे छोड़ रहा हूं, लेकिन जब जब तुझे बुलाया जाएगा कोर्ट में तो तुझे आना है, तेरे से पूछताछ की जा सकती है। तो उसको कहते हैं बेल पे रिहा कर दिया गया है, गारंटी लगी है और उसको बेल पे रिहा कर दिया गया है। और उसके बाद फिर क्या चलती है, तारीख पे तारीख। तो जो बेल पे बाहर आता है उसकी फिर नेक्स्ट उस केस की दोबारा सुनवाई होती है, तो उस सुनवाई पे उस व्यक्ति को बुलाया जाता है कि भाई साहब कोई बात आ गई तो पूछी जा सकती है, तो उसको तारीख पे जाना पड़ता है। अच्छा कुछ लोग कहते होंगे अरे यार कुछ नहीं है, तारीख पे जाना है, साइन करके आने हैं, तारीख चल रही है, ऐसा सुना है आपने कि तारीख पे जाना है। हाँ जमानत पे बाहर आना वही होता है, जमानत पे बाहर रखा है कि तारीख पे साइन करके आना है। क्योंकि उससे संबंधित जब तक कोई बात ही नहीं होगी तो फिर क्या ही पूछा जाएगा उससे, तो वहां तो सीधा जाना है, साइन करके आ जाना है, वहां नेक्स्ट डेट मिल जाएगी, फिर अगली साइन पे फिर छोड़ के जाना है। और जहां लगता है वकील को कि इस बार कोई जरूरत नहीं है तो वो मना भी कर देता है कि इस जमानत पे आने की जरूरत नहीं है लेकिन अगली वाली पे आ जाना, तो कहते हैं ना कि इस वाली पे तो जाना पड़ेगा, पिछली पे नहीं गया था। तो जो डेट होती है कोर्ट की उससे बोलते हैं कि अभी तो भैया तारीख चल रही है, तारीख चल रही है, उसकी तारीख पे जाना पड़ता है कोर्ट में। तो ये होता है। अच्छा दूसरा सिनेरियो क्या है, अगर मान लो कि बस स्टैंड पे बम फोड़ा गया और बस स्टैंड पे जो बम फोड़ा गया उसमें साफ साफ दिख रहा है सीसीटीवी कैमरे में, तुम बम लगाते हुए दिख रहे हो, तुम्हारे साथ 3 लोग और हैं, तुम पकड़े गए हो और उन 3 लोगों का नाम नहीं बता रहे हो, सीसीटीवी में सब दिख रहा है, तो उस केस में फिर जज साहब छोड़ेंगे नहीं,
उस केस में तो उन 3 लोगों के नाम निकलवाने हैं। तो फिर आपको भेजा जाएगा रिमांड पर, पुलिस से कहा जाएगा इससे सच उगलवाओ, कस्टडी में या रिमांड पे भेजा जाएगा। देन फिर पुलिस आपको लेके जाएगी और वहां शुरू होगा फिर टॉर्चर जिसे कहते हैं। अब इसमें भी कोर्ट बताता है कितना टॉर्चर शुरू होगा। पहले परमिशन दी जाती है 1 डिग्री की, 1 डिग्री ले जाएंगे, पिटाई होगी, कपड़े उतार करके पिटाई होगी, दे दनादन कूटे जा रहे हैं, हाथों पे पैरों पे कूटे जा रहे हैं नीचे से, दे दनादन पिटाई हो रही है। ज्यादातर जो क्रिमिनल होंगे वो इसमें बोल देंगे 95%, 99% बोल देते हैं। लेकिन अगर तुमने कहा कि ये जो तुम्हारा टॉर्चर है ये तो मेरा वार्म अप है, तो फिर क्या होगा? अगर 10 दिन की 15 दिन की रिमांड मिली थी तो फिर दोबारा से आपको कोर्ट में लेकर के जाया जाएगा, जी ये तो ऐसे कहता है टॉर्चर है, वार्म अप है। तो कोर्ट कहेगा 2nd डिग्री का टॉर्चर दो इसको, 2nd डिग्री का दिया जाएगा। देन आपको हो सकता है बर्फ पे रख दिया जाए, है ना, और हल्के से होठ छील दिए जाए, फिर वहां मिर्ची लगा दी जाए, है ना। समझ रहे हो ना, मतलब टॉर्चर थोड़ा तगड़े लेवल का, नीचे आग जला के उल्टा टांग दिया जाए, बर्फ पे रख दिया जाए सुबह से लेकर के दोपहर तक, अलग अलग लेवल, बाल खींच लिए जाए, आहा। तो ये अलग लेवल का कुटाई, हाँ रिमांड मतलब कुटाई, टॉर्चर जिसे कहते हैं, पिटाई, सुताई, आप समझ गए? पिटाई, कुटाई, सुताई, ये सब रिमांड पे होगा। तो 2nd डिग्री पे वो तो सब के सब ऑलमोस्ट बोली जाते हैं, लेकिन कोई और बच्चा उसका नहीं नहीं मजा आ रहा है अब तो थोड़ा और जल्दी कहते हैं ना इंजन गर्म हो गया, तो फिर कोर्ट बताएगा 3rd डिग्री पे कि सर एक काम करो इसकी पलकें छील दो थोड़ी सी, उसमें मिर्ची विर्ची लगा दो, हल्दी और मिर्ची, सही हो जाएगा थोड़ा, है ना। नाखून खींच लो, उसमें सुई चुबा के देखो मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, गड्ढे हो जाएंगे, अरे अरे अच्छे नहीं लग रहे, उसमें मिर्चियाँ भर दो, तेल भर दो, छील दो हाथों को थोड़ा, ऊपर ऊपर से खाल 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 अलग कर लो, मजा नहीं आ रहा ना, यहाँ से थोड़ी खाल उतार दो बेल्टों से, जहाँ खाल उतार दिया गई, फिर उसको जो है लोहे वाले गरम लोहे पे रख दो ले जा करके, समझो, अलग लेवल का टॉर्चर दिया जाए। तो ये है कहानी, ये टॉर्चर इस तरीके से, तो पुलिस को परमिशन मिलती है। कि सर एक क्वेश्चन है, अगर कोई आदमी मर गया तो? देखो पहली बात तो यार टॉर्चर देना है, लेकिन उतना नहीं कि आदमी मर जाए, पहले उसका इलाज कराओ सही हो जाए फिर टॉर्चर दो। लेकिन अगर मर भी जाए तो सीधा बंदूक निकालो, 2 गोली मारो और बोलो ये तो एनकाउंटर है। और अगर समझ ना आए एनकाउंटर कैसे होता है, फटाफट से यूपी पुलिस को फोन लगाओ और बोलो जीप कैसे पलटाते हैं, है ना, जिसमें विकास दुबे ही मरे और कोई नहीं, समझ रहे हो। तो ये होता है एनकाउंटर, तो इसके लिए यूपी पुलिस से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये पूरा मैंने आपको सिनेरियो बताया कैसे कैसे करके काम करता है। यहीं पर ये जो तारीख होती है ना, इसमें वकील पैसा खाता रहता है भारत में। अच्छा, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन किसे कहते हैं? इसमें भैया आपने कोई क्राइम नहीं किया है, आपको अरेस्ट किस लिए किया जा रहा है, ताकि आप फ्यूचर में कोई क्राइम ना कर सको। तो इसमें क्या होता है, ऐसा नहीं है कि आपको किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है, नहीं, आपका पुराना रिकॉर्ड ऐसा रहा होगा, मान लीजिए कि 2014 में इलेक्शंस हुए थे, तब आपने दंगे करवाए थे, 2-3 साल की जेल हुई, फिर छूट के आ गए। फिर 2019 में इलेक्शंस हुए थे, आपने दंगे करवाए, फिर 2-3 साल की जेल हुई, छूट करके आ गए। 2024 में इलेक्शंस हुए, वहां पर भी 3-4 लोगों की जान चली गई आपकी वजह से। तो बर्फ पे भी रखते हैं ना, बता तो दिया हमने। तो ये अलग लेवल का है, ठीक है। मैं क्या कह रहा था, हाँ, तो मान लो आपका रिकॉर्ड ही ऐसा है, तो अब मान लीजिए 2029 में इलेक्शंस होने हैं, तो हो सकता है उस इलेक्शन से पहले पुलिस आपको अरेस्ट करके लॉकअप में डाल दे 1 ज़्यादा महीने के लिए, कि भैया ये दंगे करवाएगा इसलिए, या आपके घर के बाहर पुलिस वाले छोड़ दे, आपका फोन वोन छीन ले कुछ दिन के लिए, आपका हाउस अरेस्ट कर दे या लॉकअप में डाल दे कि भैया आपको अरेस्ट किया जाता है ताकि आप दंगे ना करवाओ। इसमें तो किसी वारंट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो किस आपने कोई क्राइम थोड़ी किया है ना, एडवोकेट की जरूरत है, कोई केस नहीं लग रहा आपके ऊपर, बस आपको इसलिए अरेस्ट किया जा रहा है ताकि आप कोई दंगा ना करो। और इसका मैक्सिमम टाइम कितना होता है? 3 महीने। इसको घटा करके हालांकि 2 महीने कर दिया गया है, लेकिन ये 2 महीने वाला जो है अभी लागू नहीं हुआ है, 3 महीने वाला ही चल रहा है। इसका मैक्सिमम समय 3 महीने होता है, 3 महीने के अंदर अंदर आपको छोड़ना होगा। 3 महीने से ज्यादा अगर टाइम को एक्सटेंड करना है तो एक जजेस का पैनल बनाना पड़ता है, और वो जो जजेस का पैनल होता है फिर वो डिसाइड करता है, ये जो जजेस का पैनल होता है फिर वो डिसाइड करता है कि आपको आगे 3 महीने से आगे कंटिन्यू करवाना है या नहीं करवाना है। ठीक है मेरे भाई, फटाफट से छापो, 22 हो गया। अब हम बात करते हैं 23 की। छोटे छोटे से आर्टिकल्स हैं 23 और 24। आज तो कुछ ज़्यादा ही समय लगवा दिया ना तुमने शुरुआत में, फिर कोई बात नहीं, आ जाओ। चलें भाई।
अरे नहीं भी होगा तो कल हो जाए। सर आपका टाइम खत्म हो गया। अबे नालायक को ऐसा ना करो। अगली क्लास है क्या तुम्हारी? है तो मेरी भी। कोई नहीं, 10 मिनट लेट हो जाएगी आज की क्लास, क्योंकि हमने भाई स्टार्टिंग में 10 मिनट हमारी खराब हो गई थी। तो हम इसको तो एटलीस्ट 2 आर्टिकल पूरा कर लेंगे तो कल हमारे पूरे हो जाएंगे 32 तक ही। कल 32 तक पूरे हो जाएंगे, फिर परसों डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज पूरे हो जाएंगे, और उसके बाद ही क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है? तो क्वेश्चंस फिर हम कल नहीं करेंगे, क्वेश्चंस हम आर्टिकल 51A के बाद कर लेंगे। पहले क्वेश्चंस करेंगे, देन फिर हम गवर्नमेंट शुरू करेंगे, ठीक है? तो आर्टिकल 51 तक पढ़ेंगे हम, और 51 तक पढ़ने के बाद देन फिर क्वेश्चंस करेंगे। अभी हम चल रहे हैं 22 पे। आ जाइए, नेक्स्ट डालिए। अगला फंडामेंटल राइट कौन सा है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 और 24 शुरू करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 23 की बात करता हूं मैं। छोटा सा आर्टिकल है, ध्यान से सुनिएगा, समझ आ जाएगा। आर्टिकल 23 ये कहता है, ये बैन करता है, किसको बैन करता है? बैन यानी रोकता है। किसको रोकता है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब क्या होता है? मानव तस्करी। मानव तस्करी को ये रोकता है। अरे कहना क्या चाहते हो? पहले आपने सुना होगा इंसानों की मंडियां लगा करती थी और जानवरों की तरह इंसानों को बेचा जाता था। पहले इंसानों की मंडियां लगा करती थी और जानवरों की तरह इंसानों को बेचा जाता था। मेरे प्यारे बच्चों, जब जानवरों की तरह इंसानों को बेचा जाता था, तो उसी समय पर फिर वो तो चलते चलते आगे समय आ गया, फिर हम आज़ाद हो गए। आज़ाद हो गए तो हमने कहा क्या आज भी इंसानों को खरीदा और बेचा जाएगा? नहीं। तो इसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बैन करता है आर्टिकल नंबर 23, और इसी के तहत आ जाता है फोर्स लेबर भी। चाहे महिलाएं हो गई, इसमें महिलाओं की खरीद फरोख्त, बच्चों की खरीद फरोख्त, है ना, ऑर्गन सप्लाई वगैरह करने के लिए बच्चों को खरीदना बेचना, ये सब इसी में क्या आ जाता है? फोर्स्ड लेबर। फोर्स्ड लेबर का मतलब क्या होता है? बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी। किसमें आपको मजदूरी तो मिलेगी? बंधुआ मजदूरी क्या होती है? किसमें आपको मजदूरी तो मिलेगी? इसमें आपको मजदूरी तो मिलेगी, लेकिन जबरदस्ती काम कराया जाएगा, जबरदस्ती। पहले के समय ऐसा होता था ना कि जैसे मान लो टैक्स वैक्स नहीं दे पाते थे जो किसान, तो उनकी जमीन को हड़प लेते थे जमींदार, और उनसे कहते थे मेरे यहाँ ही काम करोगे जब तक कि जमीन ना छुड़ा लो। बंधुआ। तो उसको मजदूरी तो मिलती थी, लेकिन उससे जबरदस्ती काम अपने यहाँ ही कराया जाता था। एक होता है बेगार, वो भी इसी के अंडर आ जाता है। बेगार सुना है आपने? कि कभी दोस्तों के साथ आपने ज्यादा समय व्यतीत कर दिया, फिर मम्मी क्या कहती है? बेकार के काम में लगा रहता है। बेकार मतलब आपने काम भी किया और उसका कोई फ्रूट नहीं मिला। अनफ्रूटफुल वर्क जो होता है उसी को बेकार कहते हैं। कि आपने काम भी किया लेकिन उसका कुछ भी आपको नहीं मिला फायदा। तो अनफ्रूटफुल वर्क जो होता है उसी को बेकार कहते हैं। तो ये है आपका आर्टिकल 23, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी, इंसानों की खरीद फरोख्त को, फोर्स लेबर को, इन सबको रोकता है। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। अगला वाला लिखेंगे आर्टिकल नंबर 24। कौन सा लिखेंगे? आर्टिकल नंबर 24। ये हो गया आर्टिकल 24। ये बैन करता है चाइल्ड लेबर को। चाइल्ड लेबर समझ गए? बाल श्रम। तो बस इतना सही है कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको तो स्कूल भेजना है, तो फिर वो बाल श्रम कैसे करेंगे? पहले के समय तो ये बैन करता था हजार्डियस प्लेसेस पे, है ना, जहां पर उनकी जान को खतरा हो, जैसे माइंस, फैक्ट्रीज वगैरह में। लेकिन 2006 के बाद इसने कंप्लीटली बैन कर दिया कि रेस्टोरेंट वगैरह में भी, ढाबे पे भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि 2002 में एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट बना दिया गया। तो 2006 में इसने कहा कि जब बच्चे स्कूल जाएंगे तो फिर वो काम कैसे करेंगे, तो उसको जो है कंप्लीटली बैन कर दिया। ये है कहानी।
अच्छा, कोई अगर ऐसे कहे कि पापा की समोसे की दुकान है और पापा जबरदस्ती मुझे ले जाते हैं समोसे की दुकान पे, तो ये भी तो बेकार इसके चाइल्ड लेबर के अंदर आएगा? नहीं भाई। अगर पापा की समोसे की दुकान है और वो तुम्हें समोसे की दुकान पे काम करने ले आते हैं, वो तुम्हारा फैमिली बिजनेस है, तो वो बेकार में नहीं आएगा। हाँ, अगर स्कूल टाइम के दौरान, जैसे मान लीजिए आपका सुबह 8 से 2 स्कूल है, उस दौरान छुट्टी करवा के ले जाते हैं, तो वो चाइल्ड लेबर का जो है कैटेगरी में आएगा, या उसमें राइट टू एजुकेशन का उल्लंघन कहलाएगा। लेकिन चाइल्ड लेबर नहीं बोलेंगे उसको, राइट टू एजुकेशन का उल्लंघन है वो। अपने घर का काम चाइल्ड लेबर में नहीं आता है, ठीक है मेरे भाई। चलिए, लेकिन वो राइट टू एजुकेशन का उल्लंघन जरूर होगा, जो आर्टिकल 21A है, जो कि नहीं कराया जा सकता। तो ये हो गई आज की कहानी। आज की कहानी हम यहीं तक रखेंगे। मिलेंगे आपसे कल। आर्टिकल 25 से लेकर के 32 तक कल कंप्लीट करेंगे। उसके बाद परसों करेंगे डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज, और नेक्स्ट डे फिर हम करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। थैंक यू सो मच आप सभी बच्चों का। 1 से 5 साल के बच्चों जो है, नहीं नहीं, 1 से 5 साल के बच्चों की मैं बात करूंगा जब मैं आपको डीपीएसपी पढ़ाऊंगा। उनको भी शिक्षा का अधिकार है, लेकिन वो डीपीएसपी के अंदर है, वो फंडामेंटल राइट्स के अंदर नहीं है, ठीक है। तो छोटे बच्चों से क्या बाल श्रम कराया जाएगा। तो टेक केयर, यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, अपने लक्ष्य पर ईमानदार रहिए, लर्निंग हैबिट को हमेशा जीवन में बनाए रखिए। लव यू ऑल, राम राम भाई सभी को, जय हिंद, जय भारत।